हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग किसी लेडी को मतलब कि लड़की को गले से लगा लेता है। वो और कोई नहीं वांग जी की जुड़वा छोटी बहन लैन शुई थी। लैन शुई शॉकिंगली विंग को देखे जा रही थी। विंग उससे बहुत ज़्यादा चिपक के खड़ा हुआ था, उसे गले लगाया हुआ था। वो विंग को पहले देखी थी वांग जी के साथ, पर उसने कभी भी विंग से बातें नहीं की थी और अचानक से विंग भाग कर आया और उसे गले से लगा लिया। वो शॉक हो गई थी, वहीं वांग जी भी शॉक, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग भागकर उसे गले लगाने के लिए आ रहा है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। विंग भागकर आया और उसकी बहन को, एक बीटा को गले लगा लिया। ये सोचकर वांग जी को जलन महसूस होने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों जल रहा है अपनी ही बहन से और अपने ही प्यार से, पर उसे सच में जलन हुआ। इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग का सर वांग जी के चेस्ट पे आके लगा था। विंग थोड़ा सा छोटा है वांग जी से, क्योंकि वांग जी एज में विंग से थोड़ा सा बड़ा है और साथ में अल्फा होने के कारण उसकी बॉडी, उसकी साइज थोड़ी बड़ी है। इसीलिए विंग का सर वांग जी के चेस्ट पे आके लगा था। विंग शॉक हो गया था, क्योंकि अचानक से वांग जी ने उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वहीं लैन शुई भी शॉक हो गई थी। अभी अचानक से विंग ने उसे पकड़ लिया और अचानक से वांग जी ने विंग को खींच लिया। ये देखकर वो भी शॉक थी। वो अपने भाई और विंग की तरफ देख रही थी। वांग जी को अभी थोड़ा सा जेलसी फील हो रहा था, पर वो किसी के ऊपर गुस्सा करना नहीं चाहता। इसीलिए वो टॉपिक को बदलते हुए विंग का फेस देखते हुए बोलता है, तुम्हारा फेस को क्या हुआ है? तुम पूरे गंदे दिख रहे हो। ये सुनकर विंग अपने फेस की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर उसे अपना फेस ही कैसे दिखेगा, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी अपने स्लीव से, जो उसके लंबे लंबे कपड़े का स्लीव होता है, उससे विंग के फेस को साफ करने लगा और फिर साफ करने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वांग जी उसे कहता है, तुम पूरी तरह से गंदे हो चुके हो, चलो तुम्हें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो जाने लग गया था। वहीं लैन शुई और लुबाई तो चौक होकर इन दोनों को देख रहे थे। लुबाई तो कुछ बोल नहीं पाती, पर लैन शुई जो अपने भाई के सामने बहुत बोलती है, वो भी अभी शॉक हो गई थी। अभी अचानक से इतना कुछ उसके साथ हो गया कि वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाई। और जब वांग जी कुछ दूर विंग को लेकर चला गया था, तब जाके लैन शुई को होश आया और वो चिल्लाते हुए बोलती, भाई आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे उनसे बात करनी है। ये बोलते हुए वो भी वांग जी और विंग के पीछे पीछे भाग गई थी। विंग और वांग जी दोनों जैंग जिंगशी के अंदर आ चुके थे और लैन शुई भी अंदर आने वाली थी कि वांग जी ने अपने जादू से गेट को बंद कर दिया, जिसके कारण लैन शुई का सर गेट पे टकरा गया था। लैन शुई अपने सर को रब करते हुए बोलती, भाई ये आपने क्या किया? मुझे भी जाना था। ये बोलकर वो बार बार गेट को नॉक किए जा रही थी, पर वांग जी ने तो उसे जादू से बंद कर दिया था, तो वो खुलेगा नहीं। इसीलिए लैन शुई अपना पैर पटकती रह गई। वहीं लूबाई भी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। लूबाई लैन शुई को देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक थी। आखिर ये लड़की है कौन जिसने लैंड क्लैन का रूल मतलब तोड़ दिया? हाँ, वो इतने दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए, तो मतलब लूबाई को भी समझ आ गया है कि यहाँ के रूल क्या है। ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा उछल कूद करना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और साथ ही लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। पर यहाँ लैन शुई ये लड़की कितनी ज़्यादा चिल्ला रही है और ये कैसी बातें कर रही है राजकुमार लैन के सामने। वो डर भी नहीं रही है। यहाँ जितने भी हैं वो राजकुमार लैन से डरते हैं, पर ये लड़की क्यों नहीं डरी है? वो बस यही सोचे जा रही थी, पर वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि लैन शुई के कपड़े देखकर समझ आ रहा है कि वो शायद तक राजकुमारी है। इसीलिए वो लैन शुई को कुछ ना बोल के वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि अब तो उसका कुछ काम ही नहीं है। इसीलिए वो अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी लैन शुई की उसे आवाज़ आती है और लैन शुई उसे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम उसे कैसे जानते हो, मतलब कि विंग को कैसे जानते हो? ये सुनकर लू बाई उसकी तरफ देखती है और उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं राजकुमार वी की सर्वेंट हूँ। ये सुनकर लू बाई कहती है, ओह अच्छा, तो तुम तो शाओजी के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या उन्हें क्या क्या पसंद है? मुझे शाओजी से दोस्ती करनी है।
हाँ, मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गई थी क्योंकि शाओ जी ने मुझे अचानक से हग कर लिया था ना, पर मुझे पता है शाओ जी बहुत ज़्यादा चुलबुली है, इसीलिए मुझे समझ आता है उन्हें मुझे देखकर ऐसा लगा होगा कि मैं भी उनकी जैसी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इतनी जल्दी से आकर गले लगा लिया। ये बोलकर वो अपनी स्माइल को रोक नहीं पाई थी। वहीं लू बाई ये देखकर और ये बात सुनकर स्माइल करती है। फिर वो दोनों उस रूम के बाहर से जाने लगे थे कि तभी लैन शुई को लू शाओ दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। पर लू शाओ तो वहाँ से उसे इग्नोर करके चला गया। इग्नोर नहीं, मतलब कि उसने उसे ग्रीट किया क्योंकि वो राजकुमारी है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो राजकुमारी को ग्रीट करे। पर वो ये कहकर चला गया कि उसे काम है। ये सुनकर लैन शुई का मुंह बन गया था क्योंकि उसे पहली नज़र में ही लू शाओ बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। उससे वो दोस्ती करना चाहती थी। उसके हाथों का मस्कुलर, मतलब कि जिस तरह लू शाओ ने लैन शुई को गिरने से बचाया था, तब उसे महसूस हो गया था कि लू शाओ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो उसे सीखना है। हाँ, लैंड क्लैन में भी इंसान हैं जो उसे सिखा सकते हैं, पर यहाँ इतने ज़्यादा कठोर इंसान हैं कि लैन शुई को नहीं सीखना। और वैसे भी वो यहाँ के जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी तो सीख चुकी है, पर उन्हें, मतलब कि लैन शुई को जियांग सेक्ट का कल्टीवेशन सीखना है और लू शाओ से अच्छा उसे कोई नहीं सिखा सकता, इसीलिए वो उससे ही सीखना चाहती है। पर जैसे ही वो लू शाओ से बात करने जाती, लू शाओ उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दूर चला जाता था, इसीलिए लैन शुई मुंह बना लेती है। तब भी उसे याद आता है कि ये भी तो, मतलब कि लू बाई भी तो जियांग सेक्ट से ही है ना, इसीलिए वो पीछे मुड़ती है। पीछे लुबाई खड़ी हुई थी। लुबाई को देखते ही लैन शुई उससे पूछती है, लुबाई क्या तुम इस इंसान को जानती हो? ये सुनकर लुबाई अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ, ये मेरी गगा है। ये सुनने के बाद तो लैन शुई के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और अब तो वो लुबाई का हाथ ही नहीं छोड़ी थी और वो पूरे रास्ते बस लू शाओ के बारे में पूछती रह गई। अभी लैन शुई को सब कुछ पता चल गया था कि आखिर लू साओ कैसा इंसान है, कैसा कल्टीवेटर है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, हर चीज़ उसे पता चल गया था। और वहीं लू बाई जब उसे लैन शुई ने पूछा ये सब उसके गगा के बारे में, पहले तो वो कंफ्यूज हो गई थी कि क्यों पूछ रही है, पर वो राजकुमारी है इसीलिए उसे बताना पड़ा। ऐसे ही उन दोनों में बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है और वो वॉशरूम में एक टेबल पे बैठाते हुए विंग को देखते हुए बोलता है, तुमने अपने आप का क्या हालत करके रखा हुआ है? ये बोलते हुए वो पानी से विंग का फेस साफ कर रहा था और वो उसे डांटते हुए कह रहा था, ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी लग गई है तुम्हारे फेस में, कितने ज़्यादा गंदे हो गए हो, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ का कोई भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं है? ये बोलकर वो उसके पूरे फेस को साफ कर रहा था, उसके नेक को साफ कर रहा था, उसके बालों में भी मिट्टी लगी हुई थी, उसे भी साफ किया जा रहा था। विंग के हाथों में भी मिट्टी लगी हुई थी, उसे भी वो साफ कर रहा था। वांग जी देख पा रहा था कि विंग के कपड़ों में भी, जो विंग वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, उसमें भी मिट्टी लगी हुई है, इसीलिए वांग जी उसके कपड़ों को उतारने लगा, जिसे देखकर विंग थोड़ा सा घबरा गया था। वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी पहले तो विंग के हाथों को देखता है और फिर विंग के फेस की तरफ। विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था। वांग जी जैसे जैसे उसके फेस पे अपने हाथों को चला रहा था, उसके नेक पे चला रहा था, विंग की बॉडी हॉट होती जा रही थी। और जब वांग जी ने विंग के कपड़ों को खोलने के लिए अपना हाथ विंग के कमर पे रखा, तब तो विंग की बॉडी पूरा कांप सी गई थी। विंग कहता है, वो मैं ये कर लूँगा, पर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, नहीं, मैं करता हूँ। ये बोलकर वो उसके बेल्ट को खोल देता है, जिसके कारण विंग का अपर लेयर निकलने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। प्रेगनेंसी के कारण विंग की बॉडी हल्की सी चेंज हो रही थी। विंग एक ओमेगा है, इसीलिए उसका चेस्ट हल्का सा उभरा हुआ है और जैसे ही वांग जी ने उसका बेल्ट खोला, विंग के कपड़े हल्के से ढीले हो गए थे और उसका नेक और उसका चेस्ट हल्का सा विजिबल हो रहा था, जिसे देखकर विंग ने अपने हाथों से ही अपने आप को कवर कर लिया। और ये देखकर
वांग जी के फेस पे स्माइल आ गया था और वो विंग के होठों पे लाइट सा किस करते हुए बोलता है, तुम मुझसे क्या शर्मा रहे हो? मैंने तो पहले ही देखा हुआ है। ये बोलकर वो विंग की आंखों में देखता है और ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा ब्लश हो गया और उसने शर्माते हुए ही अपने लोअर लिप को बाइट कर लिया था। ये देखकर वांग जी उसके जॉ को पकड़ता है और फिर उसके होठों को सक करने लग गया। इससे तो विंग और भी ज़्यादा शॉक, वो शॉकिंगली वांग जी का रिएक्शन देख रहा था। वांग जी उसके होठों को सक करते हुए बोलता है, ये सिर्फ मेरा है तो तुम इसे बाइट नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उसको अच्छे से किस करता है और फिर उसे पूरी तरह क्लीन करके उसके कपड़े को चेंज करके वो फिर से विंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे उठाकर वो बेड पर लाता है। विंग अभी बेड पे बैठा हुआ था, या बोलूँ तो आधा बैठा तो आधा लेटा हुआ था। असल में वांग जी ने विंग को ऐसे बैठा हुआ था जिससे विंग का बैक दीवार में लगा हुआ था और वहीं उसका पैर पूरा बेड में था। वांग जी विंग के पास ही बैठकर पहले तो विंग से बातें कर रहा था और फिर धीरे धीरे करके उसकी बैली से, हाँ, वांग जी विंग के बैली पे हाथ फिरा रहा था। वैसे तो वांग जी ने अभी विंग को बहुत ज़्यादा ही लूज कपड़े पहनाए हुए थे। जब से वांग जी को पता चला है कि विंग प्रेग्नेंट है, उसका केयर वांग जी के लिए और भी, मतलब विंग के लिए और भी बढ़ गया है। वांग जी विंग के बेली पे किस करते हुए अपने बेबी से कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो पहले जो भी कुछ हुआ, पर मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारी मॉम को मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगा और जो भी पहले हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो विंग के बेली पे किस करता है। ये सब देखकर विंग की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। वांग जी की बातों से उसे मॉडल वर्ल्ड की वांग जी की याद आ रही थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, विंग हिस्टोरिकल वर्ल्ड में नहीं आया होता और वो मॉडर्न वर्ल्ड में ही होता, तो क्या वो वांग जी भी विंग के लिए ऐसे ही फिक्र करता, ऐसे ही केयर करता? और अगर वहाँ विंग प्रेग्नेंट हो जाता तो क्या वो वांग जी भी बेबी से ऐसी ही बात करता? विंग के दिमाग में यही चल रहा था और उसके आंखों से कब आंसू गिर गए उसे पता भी नहीं चला। वांग जी बेबी से बात करते हुए जब ऊपर देखता है तो वो शॉक में पड़ गया। विंग के आंखों से आंसू होते हुए उसके गालों से नीचे गिर रहे थे। वांग जी डर गया था और वो विंग के आंसू को पोंछते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम्हें कहीं हर्ट हुआ है क्या? ये बोलकर वो विंग के दोनों गालों को पकड़ लेता है, जिसे महसूस करके विंग अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, बस कुछ याद आया गया था। ये बोलकर उसने अपने सर को नीचे कर लिया था, जिसे देखकर वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग पहली बातों को याद कर रहा है। इसीलिए वो उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो भी पहले हुआ, जो भी मैंने पहले किया, प्लीज़ विंग मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मुझे पता है वो सब भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर क्या तुम ट्राई कर सकते हो मेरे लिए? मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह माफ़ कर दो, पर मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि उन सभी को याद करते हुए तुम अपने दिल को मत दुखाओ। मैं नहीं चाहता कि अब उन सभी बातों को याद करते हुए तुम दुखी हो जाओ। और देखो, ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ता है और उस हाथ को पकड़ के विंग के बेली पे रखते हुए बोलता है, अब तो हमारे पास एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। इस मेहमान के कारण मैं पूरी तरह बदलना चाहता हूँ विंग। मैं बदलना चाहता हूँ। जो भी हमारे पास्ट में हुआ, जो भी मैंने पहले किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन सभी के मैं भरपाई करूँ। मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ तुम उन सभी बातों को याद करते हुए ऐसे उदास मत हो। इससे हमारे बेबी के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया। विंग भी अपना सर हिलाता है और वो भी अपनी बैली पे करेस कर रहा था। वो वांग जी को देखता है और फिर वांग जी के सीने पे ही जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है और वो उसे कहता है कि मैं उन सभी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, वो सभी बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो उसे टाइटली गले लगा लेता है। वो अपने सर को वांग जी के सीने पर रखते हुए बोलता है, मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, वो सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूँ कि मैं उन सभी बातों को भूल जाऊँ, पर
हर टाइम वो सीन मेरे आगे आ ही जाता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी को बुरा लग रहा था और वो विंग को शांत करवाने के लिए उसके बैक पे अपने हाथों को रब करने लगा और साथ ही अपने फेरोमोन को, अपने कामिंग अल्फा फेरोमोन को रिलीज़ करने लगा, जिससे विंग को अच्छा लगता है और फिर वो वांग जी के चेस्ट में ही सो गया था। वांग जी विंग को ऐसे ही गले लगाए हुए बैठा हुआ था। फिर वो उसे अच्छे से कंफर्टेबल होकर सुला देता है और कुछ टाइम बाद वो बाहर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद शाम हो गई। शाम को खाने खाने का टाइम हो गया था, इसीलिए वो खाना लेकर खुद ही विंग के पास आता है। विंग भी उठ चुका था। वो देखता है कि वांग जी उसके लिए खाना लाया है और फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों खाना खाने को बैठे ही थे कि तभी वहाँ गेट पे नॉक होता है। वांग जी और विंग पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर गेट की तरफ। वांग जी विंग से कहता है, रुको मैं गेट खोल के आता हूँ। ये बोलकर वो गेट की तरफ जाता है और जैसे ही उसने गेट खोला, वहाँ पर लू बाई खड़ी हुई थी। लू बाई अपने भाई को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई और वो विंग को देखते हुए बोलते हैं, शाह जी, मैं तो आपसे सुबह मिल ही नहीं पाई ढंग से, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगी, इसीलिए देखो मैंने हमारे लिए खाना लाया है। ये बोलकर वो विंग के लिए और अपने लिए जो खाना लाई थी वो विंग के सामने ही रख देती है। पर वो देखती है कि वहाँ तो 2 प्लेट ऑलरेडी रखा हुआ है, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती, गग्गा, पहले तो आप कभी भी हमारे लिए खाना नहीं लेके आए और आज देखो शाह जी आने के बाद आपका तो रवैया ही बदल गया। ये बोलकर वो वांग जी को टीस करने लगी। ये सुनकर वांग जी भी उसके पास आता है और हल्का सा उसे घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कर क्या रही हो तुम? तुम्हें तो अभी अंकल और गगा के पास होना चाहिए था ना। ये सुनकर लैन शुई कहती है, वहाँ पर ना मुझे बोल लगते हैं। आपको तो पता है ना, गगा और अंकल खाने के टाइम बात नहीं करते और मुझे कभी खाना पचेगा ही नहीं अगर मैं खाना खाते हुए बात ना करूं। मुझे पता है शाह जी मेरी तरह है, इसीलिए मैं उनके साथ बैठ खाना खाना चाहती हूँ। क्यों शाह जी? ये बोलते हुए वो विंग को देखती है। विंग पहले वांग जी को देखता है, फिर लैन शुई को और फिर अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि वो लैन शुई को सच में मिस करता है। लैन शुई उसकी बचपन की फ्रेंड जो है, इसीलिए वो लैन शुई को कहता है। ये सुनकर लैन शुई बड़ा खुश हो गई थी और वो विंग को दिखाते हुए बोलती है कि वो क्या क्या लाई है। लैन शुई ने विंग का सब फेवरेट चीज़ लाया होता है, जैसे नूडल्स, तांगुलू और बहुत सारी तीखे चीज़ें। वैसे तांगुलू मीठी चीज़ है, पर भी वहाँ सिर्फ तांगुलू को छोड़कर बाकी सब बहुत ज़्यादा तीखे सामान थे, जिसे देखकर विंग के मुंह में पानी आ रहा था। पर ये सब देखकर वांग जी उन सभी को दूर करते हुए बोलते हैं, नहीं, विंग ये सब नहीं खाएगा। ये सुनकर लैन शुई और विंग दोनों का मुंह बन गया था और वो दोनों एक साथ वांग जी को रिप्लाई करते हुए बोलता है, क्यों, इसमें बुराई ही क्या है? ये सुनकर वांग जी दोनों को ही देखता है और फिर वो स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, क्योंकि इससे बेबी को नुकसान होगा। ये सुनकर विंग का मुंह बन गया था, पर लैन शुई शॉक हो गई थी। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती, क्या? कौन बेबी? किसका बेबी? कहाँ है बेबी? ये सुनकर वांग जी लैन शुई की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ। लैन शुई खड़े होकर बोलती, गगा, बोलो ना, कहाँ है बेबी? किसका बेबी की बात कर रहे हो आप? ये सुनकर वांग जी अपने स्ट्रेट फेस के साथ ही बोलता है, हमारा बेबी। ये सुनकर लैन शुई और भी ज़्यादा शॉक। वो कहती, क्या? कहाँ है? ये सुनकर वांग जी उसे बता देता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो लैन शुई का मुंह खुला हो गया था, मतलब खुल ही गया था, और वो विंग की तरफ देखती है और फिर वांग जी की तरफ। वो कहती, गगा, ये कैसे हुआ? आप दोनों की शादी तो सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं ना, इतनी जल्दी? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग पूरी तरह ब्लश हो गया था और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। वहीं लैन शुई फिर वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी उसकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा लैन शुई फिर से उसे कुछ ना कुछ कर कर टीस करेगी, इसीलिए वो अपना सर मोड़ कर बोलता है, चुपचाप खाना खाओ, वैसे भी 7 बजने वाले हैं। ये सुनकर लैन शुई उसे इग्नोर करके बोलती, नहीं, मुझे कुछ पूछना है आपसे, आप बताओ पहले, ये सब हुआ कब? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है
और कहता है, मैंने कहा चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से निकलो। ये सुनकर लैंशुई अपना मुंह बना लेती और कहती, गगा मैंने आपसे कुछ पूछा है ना। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ थोड़ा सा अजीब लुक से देखता है और कहता है, मैंने कहा तुम्हें खाना खाना है तो चुपचाप यहाँ बैठ के खाना खाओ, नहीं तो मैं अंकल को बता रहा हूँ। ये बोलकर वो गेट की तरफ देखते हैं। ये सुनकर लैंशुई का मुंह बन गया था और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो चुपचाप विंग के बगल में बैठ गई थी और वो कहती है, आपको तो मैं बाद में देखूंगी। ये बोलकर वो विंग को कहती है, चलो हम लोग खाते हैं शाओ जी। ये बोलकर वो विंग को वही तीखा खाना सर्व करने लगी, पर वांग जी विंग के प्लेट को स्विच करते हुए बोलता है, नहीं विंग ये नहीं खाएगा। ये बोलकर जो वांग जी सादा सिंपल खाना लाया हुआ था उसे विंग को दे देता है। विंग का मन तो नहीं था ये सब उबला हुआ खाना खाने का, पर उसे भी पता है बेबी को ज़्यादा तीखा खाने से प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो मुंह बंद करके वो सब खाने लगा था। लैंशुई कहती है, पर मैंने तो पूछा था अल्लू भाई से कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या बॉइल्ड खाना पसंद है या फिर आप गगा के बोलने पे खा रहे हो। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता। वहीं लैंशुई उससे बस बातें करा जा रही थी, किया जा रही थी। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ घूर के देखते हुए कहता है, मैंने कहा चुपचाप खाना खाओ नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर लैंशुई मुंह बना लेती है और फिर वो चुपचाप बैठकर खाने खाने लगी। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी और विंग का रिश्ता ठीक तो था पर उससे आगे नहीं बढ़ा था। पर वहीं दूसरी तरफ लैंशुई, लू बाई, लू शॉ का रिश्ता बहुत अच्छा बन रहा था। उन तीनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही थी। लैंशुई इतनी ज़्यादा चंचल थी जिसके कारण वो उन दोनों से भी बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेती है और वहीं विंग से भी वो तो सबसे बहुत अच्छे से बातें करती थी और अब तो खासकर वो विंग के साथ ही ज़्यादातर रहती थी। विंग जो पहले बोर फील किया करता था अब लैंशुई के आने के बाद वो बोर फील नहीं करता, क्योंकि दिन भर तो लैंशुई उसके साथ ही रहती है। लैंशुई, लुबाई, लू शाओ विंग के साथ ही रहते, इसीलिए विंग को ज़्यादा बोर फील होता नहीं। और वहीं दो तीन गार्ड जो विंग के साथ रहते हैं उनके साथ भी विंग अब मस्ती करने लगा है, क्योंकि लैंशुई ने जब देखा था कि विंग कितना ज़्यादा शांत रहता है उसने विंग को भी अपने जैसा ही चंचल बना दिया था। अब तो लैंशुई विंग को लेकर पहाड़ों के बीच में भी जाया करती थी। ये बात वांग जी को नहीं पता था, पर ये सब विंग को भी बहुत मज़ा आता था। विंग को भी पेड़ पौधों से बहुत प्यार है और पहाड़ में तो पेड़ पौधे होते ही हैं, इसीलिए विंग को अच्छा लगता था। वहाँ झरने थी, नदियाँ थी, फिश था, बहुत कुछ था वहाँ जिसे देखकर विंग खुश भी हुआ करता था। और जो वांग जी की गार्ड विंग के पीछे लगे हुए थे उनको भी लैंसुई ने धमकी दे दिया था कि अगर उन्होंने गगा को बताया तो देख लेना फिर लैंशुई उनका क्या हाल करती है। ये सुनकर वो गार्ड्स ने भी अपना सर हिला दिया था, क्योंकि वो लैंशुई को अपसेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है लान वांग जी की जान है लैंशुई। लैंशुई उसकी प्यारी सी बहन है, अगर उसे कुछ हुआ या फिर उन लोगों के कारण विंग और लैंशुई अपसेट हो गए तब तो उन लोगों की खैर नहीं, इसीलिए वो भी उसकी बातों को मानने लग गए थे। वहीं वांग जी तो कुछ काम में बिजी हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही सारे सेक्ट के राजकुमार और राजकुमारियां यहाँ शिक्षा लेने के लिए आने वाली है, इसीलिए वांग जी उधर बिजी हो गया था और उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि लैंशुई विंग को लेकर कहाँ कहाँ जाती है। और वांग जी के आने से पहले विंग और सबको लेकर वापस जिंगजी की तरफ आ जाती है। विंग को भी इसमें बड़ा मज़ा आता था, ऐसे छुप छुपा कर बाहर जाना, घूमना फिरना और जल्दी से वापस आ जाना। पहले विंग कहीं भी नहीं जाता था, पर लैंशुई के आने के बाद वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। ऐसे ही करते करते कब पूरे 2 सप्ताह बीत गए किसी को भी पता नहीं चला, पर ये 2 सप्ताह विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे। विंग अब फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आ चुका था। जैसे विंग चंचल था, जैसे वो घूमा फिरा करता था, वैसे ही लैंशुई ने फिर से उसे बना दिया था। विंग तो पहले भूल ही गया था इन सभी बातों को कि वो कैसे बाहर फ्रीली घूमा करता था, पर लैंशुई के आने के बाद वो फिर से ये सब करने लगा है। वो लैंशुई को खुद लेकर पहाड़ों के बीच जाया करता था और वहाँ नदियों में कुछ टाइम घूमा करता था।
उस पे खेला करता था। उसके बाद वो सारे वापस आया जाया करते थे। फिर 2 सप्ताह बाद सारे सेक्ट के राजकुमार और राजकुमारियां लैंड सेक्ट में आने लगे थे। विंग को पहले ये नहीं पता था, पर जब लैंड शुई उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जा रही थी, तब विंग ने देखा था पहले ये सब इंसान यहाँ नहीं थे, पर अब ये सब इंसानों को देखकर विंग को कुछ डाउट होने लगा था और वो लैंड शुई से पूछ भी लेता है कि इन सभी को तो वो पहले यहाँ नहीं देखा, तो ये कौन है? लैंड शुई ने उसे बता दिया था कि सारे सेक्ट के राजकुमार और राजकुमारियां यहाँ शिक्षा के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर विंग खुश हो गया था क्योंकि वो अपनी फैमिली मेंबर से नहीं मिला था कई महीनों से, मतलब कि कई सप्ताहों से। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई बहन यहाँ आने वाले हैं। इसीलिए वो खुश होते हुए बोलता है, क्या यहाँ मेरी फैमिली भी आएगी? ये सुनकर लैंड शुई उसे मना कर देती और कहती, नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना जियांग सेक्ट से हमारा रिश्ता कैसा है। इसीलिए शायद तक अंकल उन्हें नहीं बुलाएंगे। और पहले भी ऐसा ही होता था, जियांग सेक्ट से कोई भी यहाँ शिक्षा के लिए नहीं आया है। ये सुनकर विंग का फेस उतर गया था। फिर क्या, लैंड शुई उसे लेकर बाहर जाती है, वो उसे घुमाती है फिर आती है, पर पूरे टाइम विंग का फेस पूरा लो था। वो ज़्यादा खुश नहीं था। पहले जैसे ही वो घूमता था, फिरता था, खुश होता था, पर आज ऐसा नहीं था। कुछ टाइम घूमने के बाद ही वो सभी वापस अपने क्लैन आ गए थे। क्लैन में आते ही विंग अपने जिंगजी में चला गया था और बाकी लोग अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। पर वही लैंड शुई वो तो लू शाओ के पीछे पीछे चली गई थी। लू शाओ जो अभी अपना ट्रेनिंग कर रहा था, लैंड शुई उसे पीछे से देखे जा रही थी। ये बात लू शाओ को भी समझ आ रहा था, पर वो उसे इग्नोर करना चाहता था क्योंकि लैंड शुई एक राजकुमारी है और लू शाओ एक सर्वेंट। उसे पता चलता था कि लैंड शुई के मन में उसके लिए क्या है, पर वो उसे इग्नोर करके अपने कामों में ध्यान देता था। पहले दिन जब उसने लैंड शुई को देखा था, तभी उसे वो पसंद आ गई थी, पर जब उसे पता चला कि लैंड शुई एक राजकुमारी है, तब उसने उसे इग्नोर करना ही सही समझा था। वहीं दूसरी तरफ विंग पूरे टाइम अब अपसेट ही बैठा रहा था। वहीं वांग जी सब कुछ काम खत्म करने के बाद शाम को वापस जिंगशी आता है और वो देखता है कि पहले जैसा विंग आज खुश नहीं लग रहा है। वो विंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया, पर विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप बस अपना सर झुकाए हुए वहां पर बैठा रहा। वांग जी उससे पूछता रहेगा कि क्या हो गया है, तुम अपसेट क्यों हो? विंग ने अब फाइनली उसे बता दिया था कि यहाँ पर इतने सारे राजकुमार और राजकुमारी दूसरे सेक्ट से आए हुए हैं, क्या उसकी फैमिली भी आएगी? ये सुनकर वांग जी पहले विंग की तरफ देखता है और फिर उसे ना में इशारा करते हुए बोलता है, नहीं, वो सब नहीं आने वाले हैं, अंकल ने उन्हें इनवाइट नहीं किया है। ये सुनकर विंग अब रोने लगा था। ये देखकर वांग जी घबरा गया। विंग रोते हुए कहता है, क्या वो मेरे पास नहीं आएंगे? मैं कितने दिन हो गया उनसे नहीं मिला हूँ, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना ही है। ये बोलते हुए वो अब जिद करने लगा था। वांग जी पहली बार विंग की जिद को सुन रहा था। विंग ने आज से पहले वांग जी से कोई भी जिद नहीं की थी, पर आज आज उसे जिद कर रहा है। विंग को सच में अपनी फैमिली मेंबर की याद आ रही है। पहले उसे ये सब नहीं महसूस, मतलब उसे पता था कि लैंड क्लैन में जैंग फैमिली नहीं आ सकती, पर जब उसने देखा था कि सारे सेक्ट के राजकुमार और राजकुमारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसे लगा था कि उसके भाई बहन भी यहाँ पर आएंगे और वो देख पाएगा। पर यहाँ तो जांग फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं आएगा। इसीलिए विंग को बुरा लगा और वो अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वांग जी से शिकायत करने लगा कि उसकी फैमिली को भी यहाँ बुलाओ, उसे उनसे मिलना है, नहीं तो विंग वहाँ जाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे कुछ कह पाता कि विंग फिर से रोने लग गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।